गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का न्यू टॉपिक है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब इस टॉपिक में क्या दिया हुआ है, जो एक प्राइवेट कंपनी है वो अपने बिजनेस को इमीडिएटली रजिस्टर होने के बाद स्टार्ट कर सकती है, बट जो एक पब्लिक कंपनी है वो अपने बिजनेस को तब तक स्टार्ट नहीं कर पाएगी जब तक उसको बिजनेस स्टार्ट होने का सर्टिफिकेट ना मिल जाए। ठीक है, देखो, प्राइवेट कंपनी को सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट मिलना ज़रूरी है, वो है उसका रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट। लेकिन जो पब्लिक कंपनी है उसको दो सर्टिफिकेट मिलने बहुत ज़रूरी है जिससे अपना वो बिज़नेस स्टार्ट कर सकती है। पहला दो सर्टिफिकेट है वो कंपनी रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, दूसरा है उसका बिज़नेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट। ठीक है, अब देखो जैसे इसमें क्या लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ कंपनी इशूइंग द प्रोस्पेक्टस, जो एक पब्लिक कंपनी है उसकी जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, और जिससे वो क्या कर सकती है, अपने शेयर्स को पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, या फिर अपने डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करने के लिए वो इनवाइट कर सकती है। ये पब्लिक कंपनी के पास अथॉरिटी होती है। सब्सक्राइब का मीनिंग होता है एक तरह से क्या कहते हैं, अपना शेयर खरीदने के लिए बोलना या डिबेंचर्स खरीदने के लिए बोलना। लेकिन जब तक उसकी नीचे वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी ना, तब तक वो अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाएगी। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं, कह रहा है एक कंपनी को जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है ना वो विद इन 4 मंथ्स उसको रिसीव करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपने जब भी अपना प्रोस्पेक्टस इशू किया ना, उसके 120 दिनों के अंदर या फिर चार महीनों के अंदर अंदर जो भी उसका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट होगा उसको वो रिसीव करना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करती तो अपना वो बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद है एवरी डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज़ पेड टू इट द वैल्यू ऑफ ही शेयर टेकन या कॉन्ट्रैक्टेड टू बी टेकन बाय हिम फॉर विच इज़ लाइबल टू पे इन कैश। मैंने पीछे भी बताया था, देखो जो डायरेक्टर्स, एक होता है क्वालिफाइंग शेयर्स। क्वालिफाइंग शेयर्स मींस डायरेक्टर्स को कुछ शेयर्स परचेज करने पड़ते हैं और उनकी पेमेंट करनी पड़ती है कैश में। ठीक है, तो जो कंपनी के डायरेक्टर्स हैं उनको ये करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तब भी कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकती। उसके बाद है देयर हैज़ बीन फिल्ड द विद रजिस्टर्ड ड्यूली वेरीफाइड डिक्लेरेशन बाय वन ऑफ द डायरेक्टर्स या सेक्रेटरी दैट कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड हैव बीन कंप्लीटेड विद। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है कि जो ये ऊपर कंडीशंस बताई गई हैं ना, फर्स्ट और सेकंड कंडीशंस, रजिस्ट्रार को एक तरह से वेरीफाई करना पड़ेगा भाई जो भी आपने ये जो कंडीशंस हैं ये दोनों कंडीशंस फुलफ़िल की हैं। ठीक है, उसको वेरीफाई करना पड़ेगा एक तरह से। जब ये कंडीशंस फुलफ़िल हो जाएंगी तब वो क्या करेगा, वो अपना बिजनेस वो स्टार्ट कर सकती है। उसके बाद है इन केस ऑफ ए कंपनी नॉट इशूइंग द प्रोस्पेक्टस। अब कह रहा है जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते, ठीक है, जब ये तो था जब प्रोस्पेक्टस आपने इशू किया, और ये है जब आपने प्रोस्पेक्टस इशू नहीं किया। अब कह रहा है जो पब्लिक कंपनी है वो अगर प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती, ठीक है, तो कह रही है देन टू ऑब्टेन द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, तब उसको बिजनेस स्टार्ट करने का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके लिए उसको कुछ कंडीशंस भी फुलफ़िल करनी पड़ेंगी। पहला तो है स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस। स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस ये क्या होता है, जब आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करते तब आपको ये इशू करना पड़ता है, स्टेटमेंट इन लियो प्रोस्पेक्टस ये इशू करना पड़ता है और ये रजिस्ट्रार को ये प्रेजेंट भी करना पड़ता है। फिर उसके बाद वही आ गया, जो डायरेक्टर होते हैं कंपनी के उनको कुछ शेयर लेने होते हैं, फिर उनकी पेमेंट्स करनी होती है। ठीक है, और फिर वही बोल रहा है जो रजिस्ट्रार है उसको ना एक डिक्लेरेशन फिल करना पड़ता है, मतलब एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब कि क्या कहते हैं रजिस्ट्रार के पास, और वो डिक्लेरेशन कौन देता है, डायरेक्टर या सेक्रेटरी, कि भाई हमने दोनों कंडीशंस फुलफ़िल कर दी हैं। कह रहा है सारी की सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो रजिस्ट्रार है वो एक आपको सर्टिफिकेट देगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। ठीक है, वो सर्टिफिकेट देगा और वो जो सर्टिफिकेट है वो एक तरह से एविडेंस है कंपनी का कि भाई अब आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है,
उसके बाद क्या है, मेन डॉक्यूमेंट्स यूज इन कंपनी फॉर्मेशन। अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जब आप अपनी कंपनी को आप एक तरह से स्टार्ट करते हो। पहला है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये क्या होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जिनके बेस पर कंपनी बनाई गई है, ठीक है। एक तरह से कह सकते हो कंपनी का पर्पस लिखा होता है इसमें, और कह रहा है कोई भी कंपनी इसके बिना बन नहीं सकती। कह रहा है इस डॉक्यूमेंट में कंपनी के राइट्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ये सब लिखे होते हैं। फिर एक तरह से ये भी हम कह सकते हैं, इट इज़ इन फैक्ट ए फाउंडेशन स्टोन ऑन विच ए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज़ इस्टेब्लिश एज ए हाउस। मतलब एक तरह से आप उसको बेस भी बोल सकते हो कंपनी का, ठीक है। तो मेनली इसमें बेटा क्या है, मेनली इसमें कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, कंपनी के राइट्स, कंपनी की ड्यूटीज़, वो सब मेंशन होती हैं, सब कुछ। अब इसमें कंटेंट्स देखो क्या दिए हुए हैं। पहला है नेम क्लॉज, ठीक है, फिर सिचुएशन क्लॉज, फिर ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर लायबिलिटी क्लॉज, फिर कैपिटल क्लॉज, फिर एसोसिएशन और सब्सक्रिप्शन क्लॉज। अब नेम क्लॉज क्या है, कह रहा है इस क्लॉज में क्या है भाई, कंपनी का नेम होता है जिसको रजिस्टर किया गया। अब कह रहा है द नेम ऑफ ए कंपनी इज़ नॉट इज नेसेसरी नॉट ओनली फॉर इट्स आइडेंटिफिकेशन बट ऑल्सो फॉर ए सिंबल ऑफ इट्स पर्सनल एक्सिस्टेंस। कह रहा है कंपनी का नेम नहीं बल्कि कंपनी का एक सिंबल भी होना ज़रूरी है, ठीक है। और कह रहा है जो कंपनी है ना वो फुल इंडिपेंडेंस टू सिलेक्ट इट्स नेम, मतलब कि वो कंपनी, आप कोई भी कंपनी है तो वो अपना नेम इंडिपेंडेंटली सिलेक्ट कर सकती है, ठीक है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। उसके बाद है फिर वही बोला गया है कि वो अपनी मर्ज़ी से कोई भी नेम रख सकती है, कुछ भी अपना नेम स्टार्ट कर सकती है। लेकिन कह रहा द फॉलोइंग स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। लेकिन आपको जब अपना नेम सेलेक्ट कर रहे हो कंपनी का, तब आपको कुछ रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करनी पड़ेंगी। पहला क्या है, मस्ट नॉट बी अनडिसाइरेबल इन द ओपिनियन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। कह रहा है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ऑफ द कंपनी एक्ट ए कंपनी विल नॉट बी रजिस्टर्ड बाय ए नेम विच इज़ कंसिडर अनडिसाइरेबल एंड ऑब्जेक्शनेबल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने कोई ऐसा नेम रखा है कंपनी का, ठीक है, कोई भी ऐसा नेम रखा है जो डिज़ायरेबल नहीं है, जिसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठ सकता है, अगर आपने कोई ऐसा नेम रखा है जिस पर गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन उठा सकती है, तो ऑब्वियस है वो आपका नेम अप्रूव नहीं होगा। आपको ऐसा नेम डिसाइड नहीं करना जिससे कि गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम हो या वो आपका जो नेम है उस पर गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन उठा सके, ऐसा नेम बिल्कुल भी नहीं रखना। उसके बाद है मस्ट नॉट बी प्रोहिबिटेड अंडर एम्बल्स एंड द नेम्स प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज़ एक्ट 1950। कह रहा है इसमें क्या, कह रहा है कोई भी कंपनी इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं कर सकती, जैसे कि एम्पीरियर्स, इम्प्रेस, इम्पीरियल, किंग, क्वीन, रॉयल, स्टेट, ये इस तरह के वर्ड यूज़ नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करना एक तरह से गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे मान लो आप कोई भी आपने मतलब कुछ भी आपने अगर ऐसा वर्ड यूज़ किया ना, तो कंपनी को जो भी मतलब रजिस्ट्रार होगा वो आपको इस तरह की नेम रखने की या इस तरह का सिंबल यूज़ करने की परमिशन बिल्कुल भी अप्रूव नहीं करेगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद है यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड, और ये भी ज़रूरी है हर पब्लिक कंपनी के लिए कि वो अपने नाम के एंड में लिमिटेड वर्ड जरूर लिखे, और प्राइवेट कंपनी के लिए ये कंपलसरी है कि वो अपने नाम के एंड में प्राइवेट लिमिटेड जरूर लिखे, ठीक है। उसके बाद है सिचुएशन क्लॉज। अब ये सिचुएशन क्लॉज ये क्या, अब बेटा इस क्लॉज में ये बताया गया द नेम ऑफ द स्टेट इज मेंशन इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड। भाई जहाँ पर आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है आपको उस स्टेट का नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्लॉज ओनली द जुडिक्शंस ऑफ कंपनी डोमिसाइल एंड इट्स नेशनलिटी इज फिक्स। इस क्लॉज में ये भी लिखना पड़ेगा कि कंपनी का एरिया क्या है, ठीक है, कौन सा स्टेट है, कौन सी उसकी नेशनलिटी है। जैसे कि सपोज़ कंपनी जैसे आ रही है, भाई आप किस एरिया में आ रही है, जैसे सपोज़ पानीपत में है, पानीपत में जो पानीपत का स्टेट है वो किस में है, वो हरियाणा में है। उसके बाद इंडियन इसकी नेशनलिटीज़ है, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद इट इज़ डिसाइडेड वेदर द कंपनी इज़ एन इंडियन कंपनी या फॉरेन वन, तो ये भी आपको बताना पड़ेगा, ठीक है।
उसके बाद है